Hello students, myself Swapnil Dutt, your chemistry faculty, and today we are going to take class 12 chapter number 2 solutions. Students, now we will see vapor pressure lowering. Vapor pressure lowering किस तरह से होता है, ठीक है? यहाँ पर when a liquid in a closed container is in equilibrium with its vapors, the pressure exerted by the vapor on the liquid is its vapor pressure. क्या मीनिंग है इसका? इसका ये मीनिंग है कि जब भी हमने क्लोज कंटेनर में किसी एक लिक्विड को रखा है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसके जो वेपर्स होते हैं और उसके जो वेपर्स वहां पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आया है तो मैं अभी एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, उस तरह से समझेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए आपने एक वोलेटाइल लिक्विड जैसे कि पेट्रोल को एक क्लोज कंटेनर में रखा है और वो कंटेनर पूरे तरह से क्लोज्ड है पर पेट्रोल उसमें आधा ही है। जो पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, और जो आधा वहां पर पोर्शन खाली है उसमें क्या होंगे, वो ऊपर में गैस में फॉर्म होते जाएंगे। नेक्स्ट, वो वहां पर ऊपर में जो मॉलिक्यूल्स जो वेपर्स में चले गए हैं, जो कि क्या हो गए, इवेपोरेट होके वहां पर वेपर्स में चले गए, वो उसके अपर लेयर पर, उस लिक्विड के अपर लेयर पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसे कहेंगे वेपर प्रेशर। अब देखिए नेक्स्ट चीज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लोवर्ड बाय डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू इट। मींस वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का जैसे कि पेट्रोल का, उसे हम लोअर कर सकते हैं बाय डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू इट। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या है, जैसे कि अगर सपोज कीजिए आपके पास में पेट्रोल है, उसमें अगर आपने पानी डाल दिया थोड़ा, तो वो क्या है, वो पेट्रोल को इवेपोरेट नहीं होने देगा, क्योंकि जो पानी है वो अपर लेयर पर बैठा रहेगा और उसके वजह से इवेपोरेशन जो है वो हो नहीं पाएगा प्योर सॉल्वेंट पेट्रोल का। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लोवर्ड, मतलब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, लोवर्ड हो जाएगा जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें डिसॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट, if P1 naught is the vapor pressure of pure solvent and P1 is the vapor pressure of solvent above the solution, then P1 is lesser than P1 naught। अगर यहां पर P1 naught क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जैसे कि प्योर यहां पर हमारे पास में जो पेट्रोल था, उस प्योर पेट्रोल का जो वेपर प्रेशर रहेगा उसको कहेंगे P1 naught, और उसके बाद में यहां पर P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्वेंट आपने उसमें मिक्स किया है वो रहेगा उसका यहां पर वेपर प्रेशर। तो P1 नॉट प्योर सॉल्वेंट का ऑब्वियसली कभी भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर सपोज कीजिए हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर उसका कम होता है। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग का मतलब है डेल्टा पी, दैट इज चेंज इन वेपर प्रेशर, किसके बराबर रहेगा, जो बड़ा है। P1 नॉट बड़ा है, यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं P1 इज लेसर देन P1 नॉट, मतलब P1 नॉट बड़ा है तो P1 नॉट में से P1 को क्या करेंगे, यहां पर माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज, solvent molecules at the surface of solution vaporizes at slower rate than pure solvent which results in lowering of vapor pressure। अब देखिए, जो solvent होता है उसके जो surface के molecules होते हैं वो slower rate से क्या होते हैं, यहाँ पर vaporize होते हैं। ठीक है, अगर pure solvent की बात की जाए, मतलब pure पेट्रोल की बात की जाए, तो उसका vaporization बहुत स्पीड से होगा, मींस जल्दी जल्दी इवेपोरेट होते जाएंगी, जल्दी जल्दी वेपर्स उसके फॉर्म होंगे अगर आपने उसको ओपन किया तो। पर अगर आपने किसी सॉल्वेंट को उसमें डाला है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, जैसे कि पानी को आपने डाला है, तो उसका वेपराइजेशन रेट क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा। तो यहां पर वही बात दी है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन वेपराइज एट स्लोअर रेट देन प्योर सॉल्वेंट व्हिच रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब हम ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो जो यहां पर वेपर प्रेशर का लोअरिंग होता है, रेट जो लोअरिंग होता है उसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे पास में बताया है रॉल्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। ठीक है, मतलब रॉल्ड्स का लॉ, जब हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को ऐड करते हैं, तब क्या रॉल्ड्स का लॉ यहां पर बताया गया है, आइए देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर बताया है अगर वेपर प्रेशर हमें देखना है किसी सॉल्वेंट का, तो हमें दो चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसको अगर हमें निकालना है तो हमें दो चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। देख रहे हैं आपको ये यहां पर x1 लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमें मिल जाएगा। अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें वन सोल्यूट है, जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशंस, जैसे कि मैंने आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, तो आपको पता ही है मोल फ्रैक्शन, जैसे कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। तो अगर x1 निकालना है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1,
सो x1 निकालना है तो यहाँ का प्लस x2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x2। P1 जो होता है हमारे पास में P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। ओके, सो x1 की जगह पे यहाँ पर ये 1 माइनस x2 जो है वो मैंने यहाँ पर प्लेस किया, 1 माइनस यहाँ पर x2। अब P1 नॉट इंटू 1 करेंगे तो P1 नॉट आएगा, P1 नॉट इंटू माइनस x2 तो ये माइनस P1 नॉट x2 आएगा। अभी देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर है हमारे पास में, हमने P1 नॉट इंटू यहाँ पर P1 नॉट इंटू x2 को प्लस बनाना है तो हम इसको उधर लेके जाएंगे इक्वल टू को, और यहाँ पर P1 है उसको हम किसके पास में लेके आएंगे, P1 नॉट के पास में। सो P1 नॉट यहाँ पर P1 नॉट इंटू x2 अगर उधर गया तो ये क्या हो गया प्लस में, और P1 नॉट यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास में ये यहाँ पर प्लस में है, और ये P1 को हमने यहाँ से यहाँ लाया तो वो हो गया यहाँ पर माइनस में। मतलब P1 नॉट इंटू x2 इज इक्वल टू यहाँ पर P1 नॉट माइनस यहाँ पर P1, ये इस तरह से आएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पर जो होता है हमारे पास में वो होता है P1 नॉट माइनस P1, जिसको हम लिखते हैं यहाँ पर डेल्टा P। सो डेल्टा P जो होता है चेंज इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है P1 नॉट इंटू x2 के बराबर, ये यहाँ पर हमें बताया है। स्टूडेंट्स, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। यहाँ पर जो डेल्टा P है ये है हमारे पास में वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय P1 नॉट, ये जो दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये यहाँ पर P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पर डेल्टा P का जो यहाँ पर डेल्टा P जो लिखा हुआ है वो है वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर डेल्टा P होता है P1 नॉट माइनस P, मींस P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय P1 नॉट। यहाँ पर डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू होता है x2, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये P डेल्टा P अपॉन P1 नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। हमने यहाँ पर डेल्टा P, यहाँ पर ये P1 नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय ये P1 नॉट है। अब देखिए डेल्टा P अगर हमें निकालना है, ये जैसा ये डेल्टा P है तो P1 नॉट जो यहाँ पे डिवीजन में वो x2 के तरफ में जाके क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, मींस डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2। ठीक है, यहाँ पर ये जो डेल्टा P है यहाँ पर ये है हमारा पास में वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद में P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x2 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। मतलब ये जो दिया हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर रहेगा, वो बराबर रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास में मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, जो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट होता है फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास में दिया है डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2, मन से जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। यहाँ पर देखिए जो x2 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, मींस यहाँ पर x2 दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पर N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पर यहाँ पर जो हमारे पास में N2 जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ये जो N2 की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, क्योंकि ये जो सॉल्यूट होता है वो बहुत कम वेट में लिया जाता है सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट कभी भी ज्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है। इसीलिए यहाँ पर दिया N1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N2, सो N1 प्लस N2 विल बी नियरली इक्वल टू N1। सो इसीलिए अभी हम इसको क्या लेंगे, x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 ही इसे लिया जाएगा। हम N2 को यहाँ पर निग्लेक्ट करेंगे नीचे में डिनोमिनेटर में। जैसे कि मैं आपको बता रहा था x2, यहाँ पर ये N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 था, तो यहाँ पर हम N2 को इग्नोर कर सकते हैं नीचे में जो डिनोमिनेटर है उसमें। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x2 विल बी इक्वल टू N2 अपॉन N1 डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। यहाँ पर हम N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 करते थे, यहाँ पर हमने N2 को यहाँ पर ये इग्नोर किया है, निग्लेक्ट किया है, यहाँ पर हम N2 अपॉन N1 रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चीज यहाँ पर दी है, सपोज दैट वी प्रिपेयर अ सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट दिया हुआ है हमारे पास में W ग्राम, मींस वेट ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्यूट, W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिया हमने और W1 ग्राम ऑफ क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। तो N2 अगर निकाल
निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सो यहाँ पर ये रखा है हमने यहाँ पर N2 W2 अपॉन M2 N1 W1 अपॉन M1। सो इनको ये वैल्यूज को जैसे देखिए ये ऊपर में यहाँ पर ये N2 अपॉन N1 है, तो X2 हमें जो निकालना है यहाँ पर होता है डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, डेल्टा P की जगह पे है N2 और P1 नॉट की जगह पे है N1, तो यहाँ पर N2 के जगह पे W2 अपॉन M2 मैंने यहाँ पर रखा, ये N1 दिया है उसके जगह पे यहाँ पे W1 अपॉन M1 रखा, ठीक है। आपको पता है जैसे कि ये जो हमारे पास में W2 अपॉन M2 है, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये M1 ऊपर चले जाएगा और W1 क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। सो यहाँ पर P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट जब हमने किया है तो यहाँ पर ये होता है डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, डेल्टा P के जगह पे हमने रखा W2 यहाँ पर डिवाइडेड बाय M2 इनटू W यहाँ पर M1 इंटू W1। सो जब इसे हमने पूरा यहाँ पर कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारे पास में W2 अपॉन M2 था ये एज इट इज है, पर नीचे की जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल होती है मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए ये W1 अपॉन M1 जो है वो M1 अपॉन W1 आया है। सो अगर यहाँ पर हमारे पास में फाइनल आंसर है W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। अब हमें देखना है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि a solution containing non-volatile solute boils at a temperature higher than the boiling point of pure solvent। अब जैसे देखिए प्योर सॉल्वेंट अगर होता है और उसका जैसे कि अगर हम प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर को अगर हम बॉईल करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होगा, पर अगर हमने उसमें कोई यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स को जैसे कि सॉल्ट्स को ऐड किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर प्योर वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है तो अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स को अगर हमने ऐड किया है तो 101 डिग्री सेल्सियस या फिर 101.5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे थोड़ा सा क्या होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए दिया है यहाँ पे the solution containing non-volatile solutes boils at temperature higher than the boiling point of pure solvent। मींस अगर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया है किसी यहाँ पर सब्सटेंस में, किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। यही बात हमें बताइए। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट एनी गिवन कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब देखिए जो डिफरेंस होगा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ऑब्वियसली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है क्योंकि उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया है, और प्योर सॉल्वेंट का कम है, तो बड़े में से छोटे, बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। सो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो हम TB दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस यहाँ पर TB नॉट, यहाँ पर TB नॉट या फिर T नॉट बी देखेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे उससे, ये T नॉट बी जो हमारा है ये यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, ये है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है। यहाँ पर ये जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो किस तरह से होता है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। ये जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। सो हमने इसके पहले भी पढ़ा है, अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट में किसी तरह की कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर ऑब्वियसली लोअर होगा, क्योंकि वो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम ऐड करते हैं वो सरफेस पर प्रेजेंट रहेगा और वो प्योर सॉल्वेंट को यहाँ पर वेपराइज नहीं होने देगा। ओके, नेक्स्ट इज हियर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लेस and boiling point of solution will be more due to addition of non volatile solute in pure solvent। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि देखिए प्योर सॉल्वेंट का A पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे दिया है यहाँ पे TB नॉट, उसके बाद में यहाँ पर ये C दिया हुआ है ये सॉल्यूशन का, जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को उसमें ऐड किया प्योर सॉल्वेंट में तो आप देख सकते हैं TB यहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट था उसका यहाँ पर ये टेम्परेचर क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इसे हम कह सकते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। वेपर प्रेशर जो होता है वो लोअर होता है क्योंकि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं एक प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका यहां पर वेपर प्रेशर कम होगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, उसे कहते हैं हम मोलालिटी। डेल्टा टीबी नॉट, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। हियर डेल्टा टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मतलब जितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम को। स्मॉल एम इज मोलालिटी, ठीक है। यहाँ पर अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यहाँ पे हमने इक्वल टू लाया, पर यहाँ पर एक केबी एक वैल्यू आएगी। केबी को हम कहते हैं यहाँ पर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जो केबी है इसी का नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर मोलालिटी 1 है, इफ m इक्वल टू 1, दैट इज मोलालिटी इक्वल टू 1, देन delta TB will be equal to KB. Means if molality is 1, then elevation of boiling point will be equal to ebullioscopic constant, ये यहां पर होगा। उसके बाद में यूनिट्स ऑफ केबी, यहां पर यूनिट्स ऑफ केबी हम देख सकते हैं। यूनिट्स ऑफ केबी मींस केबी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन एम होता है। डेल्टा बी मींस यहां पर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो ऑब्वियसली आप अगर यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का माइनस बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का करेंगे तो यहाँ पर उसका आंसर रहेगा केल्विन में आएगा। और यहाँ पर मोलालिटी का ऐसा यूनिट होता है मोल पर केजी। मैंने अभी आपको बताया था मोलालिटी इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो आप देख सकते हैं मोल पर केजी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। हमने के डिवाइडेड बाय मोल पर केजी किया। अब ये केजी अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव है तो ऊपर जाके इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो अगर यूनिट्स ऑफ केबी अगर हम ऐसा यूनिट निकालते हैं केबी का तो हमें आएगा केल्विन केजी पर मोल। ये मोल नीचे जाके क्या होगा, ऊपर में माइनस होगा, ठीक है। सो केल्विन केजी पर मोल। अब नेक्स्ट है हमारे पास में मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन? तो देखिए अभी हमने ऊपर में देखा था यहाँ पर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अब यहाँ पर हम केबी की जगह पर यहाँ पर हम एम के जगह पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर अ सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमने एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है जिसमें W2 ग्राम हमने सॉल्यूट लिया है और W1 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। तो देखिए यहाँ पर हमें कैसे निकालना पड़ेगा, W2 अपॉन M2। ओके, सो यहाँ पर M2 है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पर हमने मोलार मास ऑफ सॉल्यूट लिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं तो W1 ग्राम होगा। W1 ग्राम, यहाँ पर W1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम पर केजी, तो यहाँ पर आएगा W1 अपॉन 1000 केजी, ठीक है। ये है मोलालिटी। मोलालिटी मैंने आपको अभी बताया था मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर अभी हमने रखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास में, ये देखिए W2 अपॉन M2, ये रखा हमने यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे W2 अपॉन M2 यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रखने के लिए W1 अपॉन 1000 केजी करेंगे। ओके, सो जब नीचे की वैल्यू अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखी जाएगी तो रेसिप्रोकल होती है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 ऊपर चले जाएगा, W1 नीचे में आ जाएगा। सो W2 अपॉन M2 एज इट इज है इनटू 1000 डिवाइडेड बाय W1। ये है मोल पर केजी, ये है मोलालिटी। अब देखिए अभी हमने इसके पहले मैंने आपको बताया था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम था। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो इस m की जगह पर ये हमने जो यहाँ पर वैल्यूज निकाली है 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, ये हमने m के जगह पे यहाँ पर पुट की। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, m के जगह पे 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। डेल्टा टीबी है यहाँ पर हमारे पास में
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, Kb इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट 1000 कांस्टेंट, W2 जो है हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्यूट, आपने यहां पर दिया है, यहां पर W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, W1 यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर देखिए अगर हमें M2 निकालना है, ये M2 दिस इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, अगर मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमें तो यहां पर इसको इधर लेके जाएंगे डेल्टा टीबी के पास में और डेल्टा टीबी को M2 की जगह पर लाएंगे। सो M2 दैट इज मोलार मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 1000 into Kb into W2 divided by delta TB into W1. दिस इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है।